दोस्तों, आज हम पहली बार अपने चैनल पर एक मराठी वेब सीरीज को लेकर आए हैं और मेरा मानना है कि आपने पहले ऐसी सीरीज नहीं देखी होगी और इसकी शानदार कहानी की वजह से इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं? अगर आपको कोई बता दे कि आपकी जिंदगी पहले ही किसी और के पास्ट में घटित हो चुकी है, तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे? समांतर एक ऐसी रहस्यमयी और थ्रिलर वेब सीरीज है जहां भाग्य और कर्म की लड़ाई को दिखाया गया है। कुमार महाजन एक आम आदमी जो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा है, वो अचानक एक ऐसे रहस्य में फंस जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे पता चलता है कि उसका हर कदम, उसकी हर गलती पहले ही किसी और व्यक्ति के साथ हो चुकी है। जब कुमार को अपना भविष्य जानने का मौका मिलता है तो वो इसे बदलने के लिए हर हद पार कर लेता है। लेकिन क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है, या फिर वो भी उसी अंजाम तक पहुंचेगा जहां वो आदमी पहुंचा था? ये एक ऐसी कहानी है जहां भाग्य और इंसानी इच्छा शक्ति की टक्कर होती है। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी सफर में आपका स्वागत है, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये गजब की एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका कमेंट यही होगा कि सीजन 2 कब आने वाला है। तो सीरीज की शुरुआत एक कार सीन के साथ होती है। कार के अंदर बैठा कुमार किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि मैं भगवान और ईश्वर जैसी चीजों को नहीं मानता। कुमार फिर फोन पर उस आदमी को ये भी कहता है कि मैं अपना भविष्य खुद संवार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आगे से एक गाड़ी आकर कुमार की कार से टकराती है, जिससे कुमार की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार के अंदर बैठे कुमार की वहीं पर मौत हो जाती है। सीन यहाँ से कट होकर पास्ट में जाता है और हम शरद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत आस्तिक व्यक्ति था। वो सड़क पर खड़े होकर भगवान का नाम लेते हुए किसी आदमी का इंतजार कर रहा था। उसी समय वहाँ कुमार आता है और वो शरद से कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने भगवान का नाम मत लिया करो, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। इससे हमें ये पता चलता है कि कुमार एक नास्तिक आदमी है। पर शरद कुमार से कहता है कि तुम्हारे दिन अभी खराब चल रहे हैं और मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जो तुम्हारी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। कुमार शरद से पहले तो मना करता है, पर शरद के फोर्स करने पर कुमार उन बाबा जी के पास जाने के लिए मान जाता है। शरद कुमार को लेकर छोटी छोटी तंग गलियों से बाबा जी के घर की ओर जाने लगता है। उन गलियों को देखकर कुमार शरद से कहता है कि तुम्हारे बाबा जी तुम्हारे अनुसार लोगों की किस्मत बदलते हैं, पर वो अपनी इस गली को नहीं बदल पाए। सब कोरा ढोंग है और तुम सब लोग उस ढोंग के उपासक। अब शरद इस बात पर ध्यान नहीं देता और फिर वो दोनों उन बाबा जी के घर पहुँचते हैं, पर बाबा जी अपने कमरे में नहीं होते और शरद उन्हें ढूंढने लगता है। जब शरद बाबा जी को ढूंढ रहा था, तब कुमार घर के अंदर लगी देवी देवताओं की मूर्ति को बड़े गौर से देख रहा होता है। तभी बाबा जी दूसरे कमरे से बाहर आते हैं और शरद उनके पैरों में पड़ जाता है और उनसे कहता है कि ये मेरा दोस्त है कुमार प्रजापति, इसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, आप कुछ करिए। इतना कहने के बाद वो कुमार को इशारा करता है कि वो बाबा जी के पैर छुए, पर कुमार ऐसा नहीं करता। इस चीज को देखकर वो बाबा जी अपनी धूप जलाते हैं और भगवान की उपासना करने लगते हैं। उपासना करते करते वो कुमार से कहते हैं कि जब तक खुद को मौका ही नहीं दोगे तो ईश्वर के पास कैसे आओगे। और बाबा जी उससे ये भी कहते हैं कि मृत्यु और मरण जीवन के दो कटु सत्य हैं। इन सत्यों को खुद देवादिदेव महादेव भी नहीं टाल सकते। इस बात को सुनकर कुमार उन बाबा जी से कहता है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता और वर्तमान में जीता हूँ। मुझे न भविष्य का खौफ है और न ही अतीत का पछतावा। इस बात को सुनकर वो बाबा जी कुमार से कहते हैं कि ईश्वर को मानने के विश्वास का होना अति आवश्यक है, पर तुम में मुझे उस विश्वास का अंश नहीं दिख रहा, इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। पर कुमार उनसे कहता है कि जैसे शरद के कहने पर आप मुझ जैसे नास्तिक से मिले, उसी प्रकार मैं भी शरद के कहने पर आपसे मिलने इतनी दूर आया हूँ। इस बात को सुनकर बाबा जी उन दोनों के लिए चटाई बिछाते हैं और फिर वो बाबा जी कुमार का हाथ देखने लगते हैं। कुछ देर हाथ की रेखाओं पर अपनी उम्र दराज नजरें गढ़ाने के बाद वो बाबा जी कुमार से कहते हैं कि तुम महाजन जाति से आते हो और तुम्हारे दादा परदादाओं ने लोगों से बहुत पैसा लूटा और उस पैसे का दुरुपयोग किया और उनकी करनी का फल आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। इस बात को सुनकर शरद बाबा जी के जयकारे लगाते हुए कहता है कि बाबा जी को तो सब पता है। इस बात को सुनते ही बगल में बैठा कुमार शरद से कहता है कि ये बात तो मैंने तुझे बताई थी, हो सकता है कि तूने इन बाबा जी को ये बात बताई हो। और ऐसा कहकर वो बाबा जी के ज्ञान को एक सिरे से नकार देता है। बाबा जी फिर उसको कहते हैं कि तुम्हें यकीन दिलवाने के लिए मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी बहन
एक पंजाबी प्रांतीय लड़के के साथ अपनी माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भाग गई थी ना। इस बात को सुनकर कुमार शॉक्ड रह जाता है। बाबा जी उससे कहते हैं कि ये बात तो तुमने शरद को नहीं बताई थी। बाबा जी उसे एक बात और बताते हैं और वो कुमार से कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे भाई ने अपने घर से चोरी की और वो अपने सपने पूरे करने के लिए और तुम्हारे पिता के बर्ताव से परेशान होकर घर से भाग गया। ये सुनकर कुमार को उन बाबा जी पर संपूर्ण यकीन हो जाता है और वो उन बाबा जी के हाथ जोड़ते हुए उनसे कहता है कि मैं धन के खर्चों से बहुत परेशान हूँ और अपनी पत्नी और बच्चे की कोई भी विश पूरी नहीं कर पाता। मैं दिन पे दिन शून्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे इन सब से निकालिए महाराज। इस बात को सुनकर वो बाबा जी कुमार से कहते हैं कि तुम अंदर से मुंह हाथ धोकर दोबारा मेरे पास आओ। कुमार ऐसा ही करता है और जब वो अंदर से मुंह हाथ धोकर वापस आता है तो भगवान की पूजा स्थली पर कुछ भेंट चढ़ा देता है, क्योंकि उसे अब भगवान में आस्था हो चुकी थी। जब वो बाहर बाबा जी के पास आता है तो बाबा जी उससे कहते हैं कि ज्ञान भेंट का मोहताज नहीं होता बेटा। अगर तुम्हें मेरे ईश्वर पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो मेरी विद्या पर यकीन करो। ऐसा कहकर बाबा जी फिर से कुमार का हाथ पढ़ने लगते हैं और बहुत देर अपनी उम्र दराज अनुभवी नजरों से कुमार के हाथ को देखने के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आती है। कुमार उनसे पूछता है कि बाबा जी क्या हुआ। बाबा जी कुमार से कहते हैं कि मैंने इस हाथ को पहले भी पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है। मैं इंसान की उम्र उसके चाल चलन को देखकर धोखा जरूर खा सकता हूँ, पर इंसान की लकीरें मेरे मस्तिष्क में जाकर बैठ जाती हैं। कुमार इस बात को सुनकर बाबा जी से कहता है कि मैं तो कभी आपसे मिला ही नहीं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं। मैं तो एक घोर नास्तिक हूँ। पर बाबा जी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि मैं इस कुंडली का भविष्य पहले भी बता चुका हूँ और इस बार तुम नया रूप धारण करके मेरे पास आए हो जिससे तुम्हारी लकीरों का भविष्य बदल सके, तो तुम मेरी विद्या का अपमान करने आए हो। कुमार इस बात को सुनकर बाबा जी से कहता है कि क्या आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं कि आपने इन हस्त रेखाओं को पहले भी पढ़ा है। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, मैं 1 घंटे के अंदर इस बात को सिद्ध करूंगा। और इसी इंटरेस्टिंग मोड पर एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम उन बाबा जी को देखते हैं जो अपनी पोटली पत्रों में से कुछ ढूंढ रहे थे और उधर बाहर कुमार और शरद चाय पी रहे होते हैं। शरद कुमार से कहता है कि तूने मुझे इन सब बातों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस बात पर कुमार उससे कहता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता। फिर हम उन बाबा जी को देखते हैं जो कुमार और शरद को एक एक कागज दिखाते हैं और वो कुमार से उसकी उम्र पूछते हैं और उसके बताने से पहले ही बाबा जी उस कागज में देखकर कुमार को बताते हैं कि तुम्हारी उम्र 33 साल है। ये सुनकर कुमार चौंक जाता है। फिर वो उस कागज को कुमार के हाथों में रख देते हैं और कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा हाथ, पहले तुम चक्रपाणी नाम से मेरे पास आए थे अपना भविष्य दिखवाने। ये सुनकर कुमार थोड़ा घबरा जाता है और वो बाबा जी से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि आप मुझे मेरे भाग्य के बारे में नहीं बताएंगे। बाबा जी कहते हैं कि मैंने चक्रपाणी को भी उसका भविष्य नहीं बताया था और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। उसका भूतकाल ही तुम्हारा भविष्य है। इस बात को सुनकर कुमार को गुस्सा आ जाता है और वो उन बाबा जी को गाली देकर बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही कुमार के पास उसकी बीवी रीना का कॉल आता है जो उससे कहती है कि कुश का एक्सीडेंट हो गया है। साइकिल के पिछले टायर में पैर फंसने की वजह से पैर में मोच आ गई है और हॉस्पिटल आकर पता चला कि फ्रैक्चर है। रीना कुमार से कहती है कि यहाँ पर 30,000 रुपए की जरूरत होगी, तुम जल्दी आना। ये सुनकर कुमार परेशान होकर एक ऑटो पकड़ लेता है और ऑटो से उतरकर एक कार में जाकर बैठ जाता है। उस कार में एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कुमार को 2 लाख रुपए देते हुए कहता है कि टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए और वो आदमी ये भी कहता है कि तुम्हारे हाथ में बहुत पैसा है। अगली सुबह जब कुमार ऑफिस पहुंचता है तो सब उसे बहुत अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर जब कुमार का बॉस उसके पास आता है तो उससे कहता है कि कल तुमने जिस कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात की वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं अपने सारे एम्प्लॉइज का टेस्ट ले रहा था और उसमें तुम फेल हो गए। कंपनी को अच्छे ईमानदार लोग चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसे बेईमान। और ऐसा कहकर वो कुमार को नौकरी से निकाल देता है। कुमार फिर हताश मन से नीचे निकलता है तो शरद उसके पास आता है और उससे कहता है कि कल तूने बाबा जी के साथ जो सलूक किया ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर कुमार शरद पर बहुत तेज गुस्सा करता है, लेकिन कुमार को अब तक ये बात समझ में आ गई थी कि बाबा जी इसमें कुछ कर सकते हैं। फिर वो दोनों बाबा जी के घर जाते हैं पर वहाँ ताला लगा होता है। शरद बार बार बाबा जी को फोन लगाता है पर बाबा जी फोन नहीं उठाते। तभी बाबा जी का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसका भविष्य मुझे पता है पर मैं नहीं बताऊंगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। ये सुनकर कुमार आग बबूला हो जाता है और वो शरद से कहता है कि उस वासुदेव
चक्रपाणी ने भूतकाल में वो सब अनुभव कर लिया है जो मैं अब भविष्य में करूंगा। मुझे उस वासुदेव चक्रपाणी का पता लगाना होगा। तभी शरद कुमार से कहता है कि गंगा प्रसाद घाटकोपर ये उस चक्रपाणी का एड्रेस है। जब कल तुम ये कागज फाड़ रहे थे तब मैंने देख लिया था। और फिर कुमार शरद को वहीं छोड़कर घाटकोपर के लिए निकल जाता है। रास्ते में रीना का फोन कुमार के पास आता है। वो उससे बोलती है कि वॉशिंग मशीन की EMI अभी ड्यू है, तुम जल्दी से उसे पूरा करो। ये बात सुनकर कुमार टेंशन में आ जाता है। उधर शरद बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि कुमार ने मजबूरी में ये फ्रॉड किया है क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी। अब वो आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पर बॉस शरद की बात नहीं मानते। इधर कुमार उस कॉलोनी में पहुँचता है और वहाँ के वॉचमैन से वासुदेव चक्रपाणी के बारे में पूछता है। पर वो वॉचमैन कहता है कि यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता और वो कुमार को अंदर भी नहीं जाने देता। जब कुमार हताश होकर लौट रहा होता है तो पीछे से उसे कोई रोकता है और जब कुमार पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई बुढ़ा आदमी होता है जिसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने कुमार को पीछे से रोका था। वो कुमार से कहता है कि तुमने अभी वॉचमैन से किस नाम के बारे में पूछा। कुमार कहता है कि वासुदेव चक्रपाणी। इस नाम को सुनते ही वो बूढ़ा आदमी कुमार से कहता है कि करीब 40 साल पहले यहाँ इस नाम का एक आदमी रहा करता था। ये सुनकर कुमार चौंक जाता है और फिर वो उस बूढ़े आदमी से चक्रपाणी के बारे में और चीजें बताने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी कुमार को बताता है कि चक्रपाणी एक नंबर का फ्रॉड आदमी था और उसने अपनी कंपनी में घोटाला किया था, इसलिए उसे उस कंपनी से निकाल दिया गया और फिर वो यहाँ से कोल्हापुर बरहाला में चला गया। उसी दरमियान कुमार के पास शरद का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हारी जॉब बच गई है और तुम्हें ट्रांसफर मिला है कोल्हापुर बरहाला। अब ये बात सुनकर कुमार को और यकीन हो जाता है कि उन बाबा जी की बात सच थी। मेरा और उस चक्रपाणी का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। कुमार फिर शरद से कहता है कि उन बाबा जी ने मुझे एक जाल में फंसा दिया है और अगर मुझे इस जाल से बाहर निकलना है और अपने भविष्य को जानना है तो मुझे उस चक्रपाणी को ढूंढना ही होगा। शरद इस बात पर कुमार से कहता है कि पर तू अपनी वाइफ रीना से क्या कहेगा। फिर हम रीना को देखते हैं। जब कुमार रीना को घर पर जाकर अपनी ट्रांसफर वाली बात बताता है तो वो गुस्सा होती है और कहती है कि हम दोनों साथ में जॉब करते हैं, इससे घर का खर्चा चलता है और इस समय हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अगर हम फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। इस बात पर कुमार रीना से कहता है कि मेरी नौकरी को बचाने के लिए मेरे पास यही एक सोल्यूशन है और वो खाने की प्लेट छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। रीना बालकनी में आती है और वो कुमार से कहती है कि मुझे पता है कि इस समय तुम अपनी परेशानियों में उलझे हुए हो और बहुत कुछ झेल रहे हो, पर मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। और रीना फिर कुमार से कहती है कि मेरी जानकारी में एक बाबा जी हैं जिनका नाम है सहस्त्र बुद्धे, जिनकी बताई हुई भविष्यवाणी आज तक खाली नहीं गई। कुमार ये सुनकर मन में कहता है कि पहले ही एक बाबा जी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है और अब ये सहस्त्र बुद्धे जी। पर वाइफ के जिद करने की वजह से वो उन दूसरे बाबा जी सहस्त्र बुद्धे जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह जब रीना और कुमार सहस्त्र बुद्धे जी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत से लोग जमा हो रखे थे और हमें पता चलता है कि सहस्त्र बुद्धे जी की सुबह संदिग्ध हालत में मृत्यु हो चुकी है। बाबा जी की पत्नी रोते हुए सबको बता रही होती है कि जब मैं सुबह मंदिर जाने के लिए इन्हें घर छोड़कर गई तब तक ये बिल्कुल ही ठीक थे, पर उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि अब वो समय आ गया है जब ग्रह और नक्षत्र अपनी जगह बदलेंगे और जब मैं मंदिर से लौटकर आई तो ये मुझे मरे हुए अपनी पूजा कक्ष में मिले। ये सब बात कुमार सुनता है और बहुत टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि जैसे तैसे मैं चक्रपाणी को ढूंढने के लिए उसके घर तक गया तो वो वहाँ पर नहीं था। इधर जब सहस्त्र बुद्धे जी के पास अपना भविष्य जानने के लिए आया तो वो संदिग्ध हालातों में मृत मिले। कुमार फिर सीधा बरहाला कोल्हापुर में पहुँचता है और वहाँ कुमार को रिसीव करने कंपनी की तरफ से हरमिया आया होता है। कुमार उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने स्टे पर पहुँचता है जहाँ उसे अब कुछ दिन रहना था। कुमार जब उसके घर की विंडो गैलरी को खोलता है तो उसे कुछ बहुत अजीब आभास होता है। तभी वो वहाँ से रीना को कॉल मिलाने की कोशिश करता है पर वहाँ नेटवर्क नहीं आता। कुमार हरमिया को बुलाता है और पूछता है कि यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है। इस बात पर हरमिया कुमार से कहता है कि यहाँ नेटवर्क आते ही नहीं साहब, और यहाँ बारिशों के दिन में बच के ही रहिएगा। अगर पैर फिसला तो फोन के साथ आदमी भी नॉट रीचेबल हो जाता है। और ये कहकर हरमिया हंसने लगता है। कुमार उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि कब से यहाँ पर रह रहे हो।
हरमिया कहता है कि मैं तो यहाँ बचपन से पला बड़ा हूँ। कुमार फिर हरमिया से वासुदेव चक्रपाणी के बारे में पूछता है, पर हरमिया कहता है कि मुझे ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। उधर शरद भी अपनी कंपनी और वहाँ के डेटा पर वासुदेव चक्रपाणी नाम के आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि उसके पास चक्रपाणी की कोई फोटो नहीं थी। इधर जब कुमार अपने कमरे में आराम कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सा आभास होता है और वो सीधा खिड़की के पास जाता है और वहाँ से हरमिया को आवाज देने लगता है। हरमिया वहाँ आता है और वो कुमार से पूछता है कि हाँ साहब बताइए क्या हुआ। कुमार फिर उस खिड़की की तरफ देखता है और हरमिया से पूछता है कि वो जो सामने वाली कोठी है जो जंगलों के बीच में है वो किसकी है। हरमिया कहता है कि वो मेरी ही कोठी है, मतलब मेरे पापा की थी, अब मेरी हो गई है। कुमार ये बात सुनकर हरमिया से कहता है कि मुझे वो कोठी देखनी है अभी, पर हरमिया कहता है कि आज शाम को आपकी बॉस के साथ मीटिंग है। पर कुमार हरमिया से कहता है कि उससे पहले हम उस कोठी को देखने जाएंगे और वो कोठी देखने के लिए निकल पड़ता है और रात भी हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम कुमार को देखते हैं जो अपने बॉस के घर पहुंचता है मीटिंग के लिए। बॉस कुमार से कहते हैं कि ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है और ऐसा कहकर वो कुमार के लिए पेग बनाते हैं और वो दोनों साथ में बैठकर विस्की पीने लगते हैं। बॉस कुमार से कहता है कि जो घर तुम्हें रहने के लिए मिला हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुमार इस बात पर अपने बॉस से कहता है कि उस घर में मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं, जैसे वहाँ मेरे और हरमिया के अलावा कोई तीसरा बंदा भी रहता है। इस बात को सुनकर बॉस कहता है कि कुमार तुमसे पहले जितने भी लोग वहाँ रहने आए उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। कुमार फिर बॉस से बोलता है कि मुझे वो कोठी रहने के लिए चाहिए जो उस घर से दिखती है। हरमिया बॉस को कहता है कि साहब ब्लू मून कोठी की बात कर रहे हैं, पर बॉस कुमार से कहता है कि वहाँ पर आने जाने में और बिजली की बहुत दिक्कत है। पर कुमार अपने बॉस से कहता है कि अगर आप इजाजत दे दें तो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। बॉस भी इसकी इजाजत दे देते हैं और हरमिया से कहते हैं कि कल साहब को उस कोठी में शिफ्ट करवा देना। रात को जब कुमार अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे खिड़की के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो अंधेरे में पता नहीं किसी चीज के वश में होकर बस चलने लगता है और चलते चलते वो खाई के अंतिम छोर पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में डर की जगह चिंता की भावना होती है। तभी वहाँ हरमिया आता है और कुमार को पीछे धकेलते हुए कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जब कुमार को होश आता है तो वो उस खाई को देखकर डर जाता है। कुमार फिर सीधा अपने बॉस के घर पहुंचता है और उनको ये सारी बात बताता है। बॉस कुमार से कहता है कि इस घर में पहले 30 लोग भी आकर रहकर गए हैं, पर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तब हरमिया कहता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तब यहाँ ऐसी ही घटना घटी थी। उस घर में रहने वाले साहब ने तालाब के पास जाकर आत्महत्या कर ली थी। कुमार हरमिया से उस आदमी का नाम पूछता है, पर हरमिया कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद गांव वालों को पता होगा। और फिर कुमार ये डिसाइड करता है कि वो उस आदमी का नाम और ये जानकर रहेगा कि वो आदमी अभी जिंदा है या नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वही आदमी वासुदेव चक्रपाणी है। अगली सुबह कुमार और हरमिया उस कोठी में जाते हैं और वहाँ जाते जाते कुमार के पास शरद का फोन आता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। कुमार कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। कुमार फिर शरद को सारी बात बताता है कि कैसे जो उस चक्रपाणी का पास्ट था वो मेरा भविष्य बनता जा रहा है, और कुमार शरद को वो सब भी बताता है जो कल रात उसके साथ हुआ। और कुमार शरद से कहता है कि वो ये सब रीना को ना बताए, उसे टेंशन हो जाएगी। कुमार फिर उस घर की जांच पड़ताल करने लगता है और उसे वहाँ पुरानी टेबल की ड्रॉअर में कुछ कंचे मिलते हैं और सीन यहाँ से पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि कुमार और रीना घर की सफाई कर रहे थे। तभी रीना को एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे कंचे थे। वो कुमार से कहती है कि मैं इन कंचों को फेंक रही हूँ, पर कुमार उससे वो बॉक्स छीन लेता है और उसमें से एक कंचा निकालकर कहता है कि ये मेरी बचपन की याद है, ये मैंने अपने दोस्तों से जीते थे। सीन फिर प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि कुमार को उसी ड्रॉअर में एक खाने का बिल मिलता है। वो हरमिया को बुलाता है और पूछता है कि ये होटल कहाँ है। हरमिया कहता है कि ये होटल तो अपने अन्ना का है। हरमिया कुमार को उस होटल में ले जाता है। वहाँ कुमार उस खाने के बिल के बारे में पूछने लगता है जिस पर चक्रपाणी आधा मिटा हुआ लिखा था। वहाँ बैठा अन्ना कुमार से कहता है कि ये बिल बहुत ही पुराना है, जब मेरे दादाजी इस होटल को चलाते थे। अब यहाँ से भी उसे उस बिल के बारे में और चक्रपाणी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पर यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो गुस्से में कुमार को देख रहा था और वो कुमार के जाने के बाद उसके पीछे हो लेता है। कुमार फिर पहले पुलिस स्टेशन जाता है और वासुदेव चक्रपाणी के बारे में पूछने लगता है,
पर उसे वहाँ से कोई खबर नहीं मिलती। और फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता है, पर उसे वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। और फिर थक हार कर कुमार एक तालाब के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास शरद का फोन आता है। वो कुमार से पूछता है कि चक्रपाणी के बारे में कुछ पता चला, पर कुमार कहता है कि नहीं, पर मैं अपनी पूछताछ और तेज करूंगा और उसके बारे में पता लगा लूंगा। तभी वही आदमी जो कुमार का पीछा कर रहा था, वो कुमार के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है वासुदेव चक्रपाणी के बारे में। हरमिया उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, पर कुमार ऐसा करने से हरमिया को रोक देता है। कुमार उस आदमी से पूछता है कि तुम क्या जानते हो चक्रपाणी के बारे में। इस बात को सुनकर वो आदमी कहता है कि इसी तालाब में जहाँ तुम खड़े हो उस चक्रपाणी ने अपनी जान दी थी। और ऐसा कहकर वो आदमी चुप हो जाता है। कुमार उससे कहता है कि मुझे उस चक्रपाणी के बारे में और जानना है, पर वो आदमी कुमार से कहता है कि कितने पैसे हैं जेब में। कुमार कहता है कि 1200। वो आदमी कुमार से वो पैसे ले लेता है और कुमार से उसका पता पूछता है और कुमार कहता है कि ब्लू मून कोठी। वो आदमी कहता है कि मैं रात को तुमसे मिलने वहीं आऊंगा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5th की शुरुआत में हम कुमार को देखते हैं। वो सो रहा होता है। हरमिया उसके पास आता है और उसको जगाकर कहता है कि वो आपसे मिलने आए हैं। कुमार उससे कहता है कि वो कौन है। हरमिया उससे कहता है कि वही जिसको आपने तालाब के पास पैसे दिए थे। कुमार फिर उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कुमार को उसके पैसे लौटाते हुए कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। चक्रपाणी यहीं रहा करता था। जब मैंने उसकी जान बचाई तो वो रोज अन्ना के भोजनालय में खाना खाने आने लगा। वो रोज खाना खाता और बिल मुझे देना पड़ता था। वो रोज मुझसे कहता था कि मैं आज पैसे दे दूंगा, कल पैसे दे दूंगा, पर उसका कल कभी नहीं आया और एक दिन फिर वो गायब हो गया। कुमार उस आदमी से पूछता है कि और कुछ जानते हो चक्रपाणी के बारे में। तो वो आदमी कुमार से कहता है कि इंपीरियल वुड्स इस कंपनी में चक्रपाणी काम किया करता था। इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। और ऐसा कहकर और चक्रपाणी को गाली देते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कुमार उठता है और वो सबसे पहले शरद को फोन करता है। वो शरद से कहता है कि मुझे उस चक्रपाणी के बारे में एक लीड पता चली है। वो इंपीरियल वुड्स बंधाना में काम किया करता था। शरद इस एड्रेस को कॉपी पर लिख लेता है और कहता है कि मैं अपने स्तर से पता लगाता हूँ। कुमार फोन काटकर हरमिया को आवाज देता है, पर वो नहीं सुनता और हरमिया को ढूंढते ढूंढते वो ऊपर वाले कमरे में पहुँचता है और वहाँ हरमिया उस कमरे की सफाई कर रहा होता है। कुमार हरमिया से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस बात पर हरमिया कहता है कि मैं इस रूम को गेस्ट के लिए साफ कर रहा हूँ। फिर कुमार हरमिया को चाय बनाने के लिए नीचे भेज देता है और खुद उस कमरे में लगी एक औरत की मूर्ति को साफ करने लगता है। जब वो उस मूर्ति की बॉर्डर लाइन को साफ करता है तो उसमें वहाँ उसे बड़े बड़े अक्षरों में वासुदेव चक्रपाणी लिखा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो डर जाता है और उसको पसीने आने लगते हैं। उसी दरमियान उसके पास शरद का कॉल आता है। वो कुमार को बताता है कि चक्रपाणी नाम का आदमी इंपीरियल वुड्स नाम की कंपनी के पनहाला ब्रांच में फॉरेस्ट सब ऑफिसर के तौर पर काम करता था। आगे जाकर जब ये कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद चक्रपाणी का ट्रांसफर करजन ब्रांच में हो गया। वहाँ इस कंपनी का नाम था मलवार वुड्स कंपनी। ये वही नाम था जो उस तस्वीर पर वासुदेव चक्रपाणी के नाम के साथ लिखा हुआ था। शरद कुमार को ये भी बताता है कि जब चक्रपाणी पनहाला में था तो वो गवर्नमेंट कॉटेजेस में रहता था, पर कुछ दिनों बाद वो ब्लू मून कोठी में शिफ्ट हो गया, मतलब उसी कोठी में जहाँ अभी कुमार रह रहा है। ये सुनकर कुमार बहुत डर जाता है। कुमार फिर सीधा अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी से जाकर मिलता है और उसकी बीवी रीना उसको देखते ही उसे हक करने लगती है और वो उसे बताती है कि संजू और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। फिर रीना कुमार से कहती है कि आज ऑफिस की छुट्टी है, आज हम तीनों मेला घूमने जाएंगे। और फिर कुमार अपने बेटे संजू से मिलता है। उसी दरमियान उसके पास शरद का कॉल आता है और वो कुमार से कहता है कि जल्दी तैयार हो जा, हमें करजन के लिए निकलना है। पर कुमार कहता है कि नहीं, वो आज पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ बिताएगा। कुमार फिर अपनी फैमिली के साथ मेला घूमने जाता है और वहाँ वो तीनों बहुत मजे करते हैं, झूला झूलते हैं, साथ में कुल्फी खाते हैं और बहुत सारा फन करते हैं। कुमार फिर रीना के कहने पर एक वेट मशीन पर खड़ा होकर कॉइन डालता है। कॉइन डालते ही उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मंजिल बहुत करीब है, उसके पास तक पहुँचो। फिर कुमार एक और कॉइन डालता है और इस बार पर्ची में लिखा होता है कि समय के आगे कोई नहीं देख पाया, ना भाग्य से ज्यादा किसी को मिला। कुमार फिर रीना से मांगकर एक और कॉइन डालता है और उसमें लिखा होता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये देखकर कुमार हैरान हो जाता है। रीना उससे कहती है कि चलो अब, पर कुमार रीना से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए टैक्सी करवा देता हूँ। पर रीना प्यार से कुमार से कहती है कि तुम यहाँ भी काम के बारे में सोच रहे हो,
पर कुमार चिल्लाकर रीना से कहता है कि घर जा। इस बात से गुस्सा होकर रीना संजू को साथ लेकर वहां से चली जाती है और कुमार उन सारी पर्चियों पर लिखे हुए कोट्स को देख रहा था। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम कुमार को देखते हैं जो ट्रेन पकड़कर मालाबार वुड्स कंपनी जा रहा होता है। वो ट्रेन में बैठे बैठे उन पर्चियों को देख रहा होता है। कुमार फिर मालाबार वुड्स कंपनी पहुंचता है और वहां के मैनेजर से मिलता है। वो मैनेजर को बोलता है कि मेरा नाम कुमार महाजन है और मैं चक्रपाणी सर का रिश्तेदार हूँ। वो बहुत साल से लापता थे, फिर पता चला कि वो यहाँ काम करते थे तो इंक्वायरी करने चला आया। वहाँ के मैनेजर कुमार को बताते हैं कि 30 साल पहले चक्रपाणी जी यहाँ के मैनेजर थे और एक कार एक्सीडेंट हुआ। कुमार मैनेजर से पूछता है कि उस कार एक्सीडेंट में क्या चक्रपाणी जी की डेथ हो गई, पर मैनेजर कहता है कि नहीं, वो 3 हफ्ते हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे और जब वो ठीक हुए तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना स्टाफ मेंबर रामचंद्र उससे मिलने चिपलून गया था। कुमार पूछता है कि ये रामचंद्रन अभी कहाँ मिलेंगे। मैनेजर कहता है कि वो यहीं कहीं होंगे। वो अपने स्टाफ से पूछता है तो उसे पता लगता है कि रामचंद्र बाहर चाय पीने गए हैं। कुमार उनके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मुझे चक्रपाणी जी के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। रामचंद्र कुमार को बताते हैं कि वो क्या काम करते थे अब ये तो मुझे नहीं पता, पर उनका रेजी बंदर चिपलून में बहुत बड़ा बंगला है। और ऐसा कहकर वो चाय के पैसे देने लगते हैं, पर कुमार उनसे कहता है कि पैसे मैं दे दूंगा और उनके हाथ से वो कप उठाकर रखने लगता है। पर रामचंद्र के हाथ से वो कप नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उस कप के टुकड़ों को उठाने लगता है, एक कार उनके सामने आती है और उनका एक्सीडेंट करके वहाँ से चली जाती है और रामचंद्र जी की तुरंत ही मौत हो जाती है। कुमार फिर सीधा घर पहुँचता है और अपने कपड़े और बैग पैक करके सीधा चिपलून निकलने की तैयारी करने लगता है। पर उसी समय रीना उठ जाती है और वो कुमार से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो रीना को बताता है कि कंपनी ने उसकी पोस्टिंग चिपलून में कर दी है और उसे तुरंत जाना पड़ेगा। और वो उससे कहता है कि प्लीज अगर तुम अपनी, मेरी और संजू की भलाई चाहती हो तो अब कोई और सवाल मत करना। ऐसा कहकर वो सीधा घर से निकलता है और चिपलून पहुंचता है। चिपलून पहुंचकर वो वहां के ऑटो वालों से कहता है कि मुझे रेजी बंदर जाना है, पर सभी ऑटो वाले वहां जाने से मना कर देते हैं। फिर वो एक ठेले वाले से वहां का रास्ता पूछता है, पर वहां से भी उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी एक ऑटो वाला आदमी कुमार को बुलाता है और उससे पूछता है कि आपको कहां जाना है। कुमार उस आदमी से कहता है कि मुझे रेजी बंदर जाना है। वो कहता है कि मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, पर 750 रुपए लूंगा। कुमार कहता है कि इतने ज्यादा। इस बात पर वो ऑटो वाला आदमी कहता है कि सर, रेजी बंदर इस समय कोई नहीं जाएगा, बारिश का मौसम है और इलाका भी जंगल का है। मजबूरी में कुमार को वो ऑटो लेना ही पड़ता है और वो ऑटो वाला कुमार को सही सलामत रेजी बंदर तक छोड़ देता है। उधर रीना शरद को अपने घर बुलाती है और वो उससे पूछती है कि क्या चिपलून में सच में ऑफिस की कोई ब्रांच है। इस बात से शरद घबरा जाता है और डरते डरते जवाब देता है कि ब्रांच जैसी ब्रांच नहीं है, बस एक ऑफिस है। और शरद रीना से कहता है कि वहाँ नेटवर्क का भी इशू है। रीना उससे कहती है कि अगर आपकी कुमार से बात हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। शरद रीना से जाते जाते कहता है कि हाँ, अगर मेरी कुमार से बात होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इधर हम कुमार को देखते हैं जो रेजी बंदर के डरावने जंगलों के रास्ते से होते हुए जैसे तैसे करके उस बंगले तक पहुंच जाता है। और जब कुमार चक्रपाणी के उस बंगले के अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता और कुमार को वहाँ डर भी लग रहा था। वो डरते डरते ऊपर वाले कॉरिडोर में चक्रपाणी को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे कुमार डर जाता है और डरते डरते वो पीछे मुड़ता है तो पीछे एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें नीली थीं और हल्की हल्की सफेद दाढ़ी। वो आदमी कुमार से पूछता है कि आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। कुमार कहता है कि मेरा नाम कुमार महाजन है, मैं यहाँ वासुदेव चक्रपाणी से मिलने आया हूँ। वो आदमी कहता है कि आप इतनी रात को बारिश में घने जंगलों को पार करते हुए मुझसे मिलने आए हैं। ये सुनकर कुमार को शौक लगता है और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या आप ही वासुदेव चक्रपाणी हैं। वो आदमी कहता है हाँ, और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम कुमार को देखते हैं जो चक्रपाणी से बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, पर चक्रपाणी कुमार से कहता है कि अभी तुम भीग गए हो, पहले जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुमार रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और वहाँ जंगल होने की वजह से उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे साथ में विस्की लानी चाहिए थी। फिर हम चक्रपाणी को देखते हैं जो विस्की की बोतल के साथ आता है और वो कुमार से पूछता है कि विस्की पीते हो ना। कुमार कहता है कि हाँ। तो चक्रपाणी गिलास में कुमार के लिए विस्की डालते हैं और कुमार जल्दी से उसे पी जाता है और जल्दी से दूसरा गिलास भरकर उसे भी पी जाता है।
चक्रपाणी उससे पूछता है कि जल्दी में हो, तो कुमार कहता है कि हाँ, पहले मैं किस्मत के पीछे भागता था और अब तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। और इतना कहते कहते कुमार बेहोश हो जाता है। कहानी फिर इमेजिनेशन में जाती है और हम कुमार के घर का सीन देखते हैं। रीना दरवाजा खोलती है और सामने खड़े आदमी से पूछती है कि आप कौन हैं? वो आदमी अपना नाम वासुदेव चक्रपाणी बताता है और कहता है कि वो कुमार से मिलने आया है। रीना कुमार को जगाने जाती है और कहती है कि आपसे मिलने कोई चक्रपाणी आए हैं। और कुमार नींद से उठता है और खुद को रेजी बंदर वाले बंगले में पाता है। वो चक्रपाणी को पूरे बंगले में ढूंढता है और जब चक्रपाणी उसे नहीं मिलते तो वो अपना बैग पैक करके उस बंगले से निकलने लगता है। तभी चक्रपाणी अचानक से वहाँ आ जाते हैं और वो कुमार से कहते हैं कि जा रहे हो इतनी जल्दी, तुम्हें तो मुझसे सवाल पूछने थे। चक्रपाणी को देखकर कुमार कहता है कि मैंने आपको यहाँ से निकलते हुए कई बार ढूंढा पर आप यहाँ नहीं थे, अब आप अचानक यहाँ पर आ गए। चक्रपाणी कुमार से कहते हैं कि तुम मुझे भूत मत समझो, मैं दूसरे गेट से अभी यहाँ पर आया। चक्रपाणी फिर कुमार से कहते हैं कि पूछो जो पूछना चाहते हो। तो कुमार चक्रपाणी से कहता है कि आपको भगवान पर भरोसा है? चक्रपाणी कहता है कि पहले तो था और अब भरोसे लायक कुछ रहा नहीं है। कुमार कहता है कि फिर आप उन बाबा जी के पास क्यों गए थे? कहानी फिर पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि चक्रपाणी भी उन्हीं बाबा जी के पास गए थे जिनके पास कुमार गया था और बाबा जी ने चक्रपाणी को भी उसका भविष्य बताने से मना कर दिया था। चक्रपाणी ने बहुत मिन्नतें की पर बाबा जी ने चक्रपाणी को उसका फ्यूचर नहीं बताया और कहा कि कर्म से अच्छा फल कोई नहीं दे सकता, तुम जिन तरीकों से कर्म करोगे तुम्हारा भविष्य वैसा ही होगा। और चक्रपाणी गुस्से में बाबा जी के पास से उठकर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि मैं अपना भविष्य जानकर रहूंगा। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और हम कुमार को देखते हैं जो चक्रपाणी से कहता है कि 33 साल पहले जो भविष्य बाबा जी ने आपको बताया था वो आप मुझे बता दें। कुमार कहता है कि आप मेरा भविष्य हैं और मैं आपका अतीत, हम दोनों एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं। पर चक्रपाणी कहते हैं कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं। पर कुमार कहता है कि बाबा जी के पास जाने के बाद ही मेरी जॉब में दिक्कतें आईं, मुझे रिश्वत के केस में ट्रांसफर लेना पड़ा। कहानी फिर पास्ट में जाती है जहां इंपीरियल वुड्स ने भी वासुदेव चक्रपाणी को भी रिश्वत के केस में कंपनी से ट्रांसफर दिया था। कुमार चक्रपाणी को ये भी बताता है कि मुझे भी वही पोस्टिंग मिली जहां आपको मिली थी, कोल्हापुर। पहले मैं वहां के गवर्नमेंट कॉटेज में रहता था पर वहां मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। एक दिन मैं खाई के अंतिम छोर पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया था। चक्रपाणी कहते हैं कि मैं भी तालाब के पास सुसाइड करने के लिए पहुंच गया था। मेरी जान एक मछुआरे ने बचाई और कुमार कहता है कि मेरी मेरे केयर टेकर ने। और कुमार फिर कहता है कि मैं भी उस ब्लू मून कोठी में रहा जहां आप रहे थे। चक्रपाणी कहता है कि ये सब एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, पर कुमार कहता है कि इतने इत्तेफाक काफी हैं मुझे उन बाबा जी की बात पर भरोसा करने के लिए। तब चक्रपाणी कुमार को बैठाकर बताता है कि मुझे उन पैसों की जरूरत थी। कुमार कहता है कि मुझे भी उन पैसों की जरूरत थी और वहीं से ये सारी कहानी शुरू हुई। कुमार चक्रपाणी से कहता है कि मुझे वो 33 साल का भविष्य जानना है जो मेरे साथ होने वाला है। पर चक्रपाणी कुमार से कहता है कि मैं तुम्हारे और अपने 33 साल पहले के भूतकाल को मिलाऊंगा, अगर वो सेम रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य और अपना 33 साल का अतीत बताऊंगा। कुमार कहता है कि उस मकर संक्रांति को मैं भी नहीं भूल सकता जब मैं पतंग उड़ाने के लिए जा रहा था, पर भगवान और तकदीर को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। मैं वहाँ से गिरा और मेरे आईब्रोज पर भी आपके आईब्रोज जैसा ही निशान पड़ गया। इस बात को सुनकर चक्रपाणी कहते हैं कि त्योहार सबको उमंग, हंसी और खुशियां देकर जाते थे पर उनको हमेशा चोट की निशानियां दी। चक्रपाणी बताते हैं कि उस दिवाली जब मैंने अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने के अलावा दिवाली को दूसरे तरीके से मनाने की सलाह दी तो हम सब बच्चे जंगल गए और जुगनुओं के साथ खेलने लगे और उसी चक्कर में मेरे सर पर ये चोट आई और यहीं पर एपिसोड नंबर 7 भी खत्म हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हमें चक्रपाणी और कुमार को एक पेड़ के पास खड़ा हुआ दिखाया जाता है। चक्रपाणी कुमार से कहते हैं कि चोट का कारण अलग अलग हो पर दिन धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से खास था। वो कुमार से ये भी कहते हैं कि मुझे बारिश बहुत पसंद है। कुमार कहता है कि मैं बचपन में मुंबई के मैनहोल में गिरने से बचा था। ये सुनकर चक्रपाणी को एक शॉक लगता है। चक्रपाणी कहते हैं कि कोई भाई या बहन है? कुमार कहता है कि मेरी बहन पंजाबी प्रांतीय लड़के के साथ भाग गई। चक्रपाणी कहता है कि मेरी बहन भी किसी लड़के के साथ ऐसे ही भाग गई थी। फिर चक्रपाणी कहता है कि मेरा भाई घर से चोरी करके भाग गया जब मैं बहुत छोटा था। कुमार ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरा भाई भी ऐसे ही भागा था।
कुमार फिर चक्रपाणी से कहता है कि मेरा पहला बेटा शंकर इस दुनिया में आते ही चला गया, और ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चक्रपाणी की आंखों में भी आंसू थे और वो भी बताते हैं और कैसे उनकी पहली बेटी, जिसका नाम उन्होंने शक्ति रखा था, वो लाइलाज बीमारी की वजह से चल बसी। फिर बालकनी में खड़े चक्रपाणी से कुमार आकर पूछता है कि मैंने आपको अपना सारा भूत बता दिया। हालात अलग अलग रहे हों, पर हम दोनों ने एक ही चीज को झेला है। अब आप मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए। पर चक्रपाणी उससे कहते हैं कि दो समांतर जिंदगियों को आमने सामने लाने की कोई तो वजह रही होगी। पर कुमार कहता है कि आपका भूत मेरा वर्तमान है और मैं उसे बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा भविष्य बताएं और मैं अपने भविष्य में होने वाले बहुत से कामों को चेंज कर सकूं। और इस बात को सुनकर चक्रपाणी हंसने लगते हैं। फिर चक्रपाणी कुमार को एक कमरे में ले जाकर अपनी लिखी हुई डायरीज दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये डायरीज शायद तुम्हारे लिए ही लिखी थी, पर इनको तुम्हें देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों पर मैं ये डायरीज तुम्हें दूंगा। कुमार कहता है कि सब शर्त मंजूर है और जल्दी से उन डायरीज को पढ़ने की कोशिश करता है। पर चक्रपाणी कहते हैं कि पहली शर्त है धैर्य, जिसकी तुम में कमी है, और दूसरी शर्त है कि तुम अपने पूरे भविष्य को एक साथ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एक साथ पढ़ा हुआ भविष्य तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। तुम अगले दिन का भविष्य ही पढ़ोगे। और चक्रपाणी उससे ये भी कहते हैं कि मेरे कर्म तुम्हारा भविष्य हैं और मैंने इसीलिए इसमें अपनी बहुत सी गलतियां लिखी हैं, जो उम्मीद है कि तुम नहीं करोगे। लास्ट में वो कुमार से कहते हैं कि किस्मत से कभी कर्म नहीं बदला, कर्म से सदैव किस्मत बदली है। यही मेरी तीसरी शर्त है। चक्रपाणी फिर कुमार से कहते हैं कि तुम्हें ये डायरी मिलने के बावजूद तुम काल से एक कदम पीछे ही रहोगे। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, पर तुम चाहकर भी उसे टाल नहीं पाओगे। और अगर तुमने काल को पीछे छोड़ने की इच्छा की तो ध्यान रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये है मेरी चौथी शर्त। और वो कुमार से कहते हैं कि कल तुमने मुझे पूरे घर में ढूंढा और आज सुबह भी, पर मैं तुम्हें उस समय तक नहीं मिला जब तक मेरी इच्छा नहीं थी। इसका साफ साफ एक मतलब है कि मुझे कुछ एबनॉर्मल बातें और विद्या प्राप्त है। अगर तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा और मेरे रूल्स को ब्रेक करने के बारे में सोचा तो जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए जान को जोखिम में मत डालना और इन डायरीज के बारे में किसी को मत बताना, किसी को इन डायरीज को पढ़ने मत देना। और ऐसा कहकर चक्रपाणी कुमार से कहते हैं कि अब तुम्हारे निकलने का समय हो गया है, तुम्हारी आज की ट्रेन मिस होने वाली है। पर कुमार कहता है कि मैं इस भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाऊंगा। कुमार फिर सीधा अपने कपड़े लेकर अपना बैग उठाता है, सीधा वहाँ से निकलता है और रास्ते से एक रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो पकड़ता है। पर रास्ते में उसका ऑटो खराब हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम कुमार को देखते हैं जो उस ऑटो के खराब होने के बाद एक साइकिल वाले को पकड़ता है और थोड़ा दूर पहुंचता है। वहां से उसे एक शेयरिंग ऑटो मिलता है। वो उसमें बैठकर स्टेशन पहुंचता है और फटाफट स्टेशन पर उतरकर जल्दी से ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है और फाइनली वो ट्रेन पकड़ने में सफल भी हो जाता है। और वो मन ही मन खुश था क्योंकि उसने चक्रपाणी की बताई हुई बातों को गलत साबित कर दिया था। पर कुमार जब अपने बैग की तरफ देखता है तो उसमें से एक डायरी गिर गई थी। वो उस डायरी को उठाने जाता है और उस चक्कर में उसकी ट्रेन छूट जाती है और चक्रपाणी की बातें यहाँ पर सच हो जाती हैं। और इस बात से गुस्सा होकर कुमार बहुत तेज चिल्लाने लगता है और अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर हाथ मुंह धोकर अपने बैग में से उन डायरीज को निकालता है और उन्हें देखने लगता है। वो उन सभी डायरीज के पन्नों को खोलता है। ठीक उसी समय उसके फोन पर एक फोन आता है जिससे उसका ध्यान डायरीज पर लिखी बातों से हट जाता है और कुमार फिर डायरीज को पढ़ने लगता है। तो कॉल बार बार आए जा रहे थे जिससे परेशान होकर वो फोन उठाता है पर कॉल रिसीव नहीं करता। पर वो मैसेज चेक करता है जो चक्रपाणी के थे, जिसमें लिखा था कि मेरे रूल्स को तोड़ने का मतलब जान से हाथ धोना है, जिसको देखकर कुमार डर जाता है और उन डायरीज को टेबल के नीचे छिपा देता है। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचता है और बॉस उसे वहां एक लेटर देते हुए ये बताते हैं कि मैंने ही तुम्हें कुछ दिन पहले इस ऑफिस से निकाला था, पर अब तुम पंझाला ब्रांच के मैनेजर हो, क्योंकि वहां के मैनेजर पंजारिया की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनकर कुमार को शॉक लगता है। बॉस कुमार से कहता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, अभी उस ब्रांच के मैनेजर की पोस्ट के लिए कोई अवेलेबल भी नहीं है और एलिजिबल भी नहीं, इसीलिए तुम्हें वहाँ की ब्रांच का मैनेजर बनना पड़ रहा है। कुमार फिर ऑफिस से खुश होकर बाहर आता है और उसके सभी कलीग्स उसको देख रहे होते हैं। रात को कुमार जाकर रीना से बात करने की कोशिश करता है पर वो उससे बात नहीं करती। पर कुमार उसको बताता है कि उसे पंझाला में प्रमोशन मिला है। वो रीना से कहता है कि प्रमोशन मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा मतलब शौक मौज मस्ती। वो रीना से कहता है कि अगर मुझसे सही से बर्ताव करोगी तो साथ लेकर चलूंगा, नहीं तो वहाँ जाकर कोई दूसरी रख लूंगा। रीना कुमार से कहती है कि हिम्मत है दूसरी रखने की, तो कुमार कहता है कि हिम्मत देखनी है
फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। अगली सुबह कुमार अपनी नई ब्रांच के मिले घर में पहुंचता है। उस घर पर अब कुमार महाजन नाम की नेम प्लेट लगी होती है, जिसको देखकर कुमार को बहुत खुशी होती है। वो रोज उन डायरीज का एक एक पन्ना पढ़ रहा था और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता जा रहा था। फिर एक दिन कुमार के पास एक आदमी टेंडर की फाइल लेकर आता है जिसमें पैसे थे। वो आदमी कहता है कि मुझे पता है आप ये पहली बार कर रहे हैं, पर हम दोनों सब मिलकर संभाल लेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके कुमार उन डायरीज की वजह से और टेंडर वाले लोगों से पैसा खाकर उस एरिया और पैसों के मामले में बहुत पावरफुल हो गया था। और अब उसने अपनी फैमिली को भी अपने पास पंचाला में बुला लिया था। फिर एक रात जब वो रीना के साथ सो रहा होता है, तब वो जब अपने अगले दिन का भविष्य देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड नंबर 9 और समांतर सीजन 1 यही खत्म होता है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो कुमार को वासुदेव चक्रपाणी की डायरी मिलती है जिसमें उसका पूरा भविष्य लिखा होता है। शर्त के अनुसार वो हर दिन सिर्फ एक ही दिन का भविष्य पढ़ सकता है। इस डायरी की मदद से वो अमीर बन जाता है और अपनी जिंदगी को सुधार लेता है। लेकिन आखिरी सीन में जब वो अपने अगले दिन का भविष्य पढ़ता है तो डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। ये दिखाता है कि कुछ भयानक या चौंकाने वाली घटना होने वाली है, लेकिन दर्शकों को ये नहीं बताया जाता कि क्या। और यही एक बड़े सस्पेंस के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिससे कुमार इतना डर गया। क्या वो अपनी किस्मत बदल पाएगा या चक्रपाणी की गलतियों को दोहराएगा? क्या कुमार को अपनी नियति से बचने का कोई रास्ता मिलेगा? ये सभी सवाल सीजन 2 के लिए रहस्य बनकर रह जाते हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।